नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 20 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है ये हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर कहा गया जो हमारी आज डिजिटल पेमेंट हम करते हैं, हम देखते हैं आजकल जो हम पेटीएम से, गूगल पे से या फ़ोन पे से इत्यादि जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो उन पे सरकार ने कहा है, यानी जो आरबीआई ने कहा है वे क्या अभी उन पे शुल्क लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर कही गई है। तो ये आर्टिकल के अंदर इसमें कहा गया है भी जो अभी हम इस पे शुल्क लगाते हैं वह सही नहीं है होगा। तो किस प्रकार कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हम ये देखते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल में कहा गया है वह इन्हीं ऐप के बारे में जिक्र किया गया है, जिन ऐप के माध्यम से हम करते हैं। फिर इसके अंदर क्या भी भारत प्रतिदिन लगभग 20,000 करोड़ रुपए की डिजिटल लेन देन करता है, यानी प्रत्येक दिन हम कितने 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन ऑनलाइन स्वरूप में करते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड जो हमारी जो एनपीसीआई है द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 10.62 लाख यानी 62 खरब यानी 628 करोड़ लेन देन हुए हैं, और पिछले एक साल में इन भुगतानों की संख्या दुगनी हुई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऑनलाइन भुगतान की जो हम कह रहे हैं कि जो संख्या है उसमें दुगनी वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे ये आर्टिकल कहता है भी जो डिजिटल भुगतान की जो राशि है उसमें कहीं कितनी 75% की वृद्धि हुई है, यानी एक व्यक्ति अपनी 75% राशि का जो भुगतान है वह ऑनलाइन करना पसंद करता है। ठीक है, आगे इस आर्टिकल के अंदर किया गया भी जो जो डिजिटल पेमेंट है उसके हमें क्या क्या फायदे बताए गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर कहा गया है भी डिजिटल पेमेंट से हम 1 रुपये से लेकर लाखों रुपयों का जो पेमेंट है तत्काल हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो बच जाता है, दूसरा उसके साथ जो समय की लागत है वह भी बच जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें भुगतान करते वक्त किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है, तो हमारा क्या है जो व्यापार है वह भी क्या होता है विस्तार होता जाता है, वह भी एक प्रकार का विशाल होता जाता है। ठीक है, आगे इसमें कहा है कि जो हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई के माध्यम से हम क्या करते हैं भुगतान के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, ये एक ही बात है हम भी देख लिया है। ठीक है, एक मिनट ये। ठीक है, आगे इसके अंदर का भी ऐसे लेन देन सुगम हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार से जो लेन देन होते हैं वह कितने आसान हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है भी जो व्यापारी होते हैं उनकी जो लागत कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और जो लागत उनकी पेमेंट के मामले में कम होती है उस लागत को वह निवेश के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा निवेश बढ़ता है, और निवेश बढ़ने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह आगे चली जाती है। ठीक है, आगे इसमें क्या है भी शुल्क की कवायदात। अब क्या कहा गया है भी अगर हम शुल्क लगाते हैं तो हमें किस प्रकार के नुकसान देखने को मिलेंगे। एक तो जो लोग जो पेमेंट की तरफ आकर्षित हुए हैं या ऑनलाइन पेमेंट की तरफ आकर्षित हुए हैं उनकी संख्या में क्या होगी गिरावट होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो भुगतान देने को तैयार नहीं है, तो वह क्या करेंगे वह वापस जो हमारी जो कैश वाली इकोनॉमी थी उनमें आने जाना पसंद करेंगे, जिससे क्या होगा जो आरबीआई के पास जो नोट छपाई के जो कहते हैं जो नोट छपाई का बोझ बढ़ेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो नोट छापने में जो जिस प्रकार के जो धन खर्च होता है वह भी खर्च ज़्यादा मात्रा में होगा। साथ ही साथ इसमें कहा गया है भी जो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से हमारा निर्यात भी बढ़ा है। निर्यात ऐसे बढ़ा जैसे कोई विदेशी कंट्री है या विदेशी है वह हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके आसानी से निर्यात कर सकता है, मगर अगर वह मुद्रा के अंदर व्यापार करना चाहे तो उसे डॉलर या किसी अन्य मुद्रा को कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका खर्च भी बढ़ता है, जिससे हमारा निर्यात भी क्या होगा प्रभावित होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है भी हमें हाल ही में हमने रूस के साथ एक ऑनलाइन पेमेंट का एक समझौता किया, जिससे क्या भी हम ऑनलाइन पेमेंट करके सामान की खरीद बिक्री कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर कहा गया है भी अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो भारत का जो रुपया है उसका जो वैश्विक तौर पर एक प्रभाव एक अलग प्रभाव बनेगा, और कहीं ना कहीं भारत हम हैं यानी भारत क्या कर रहा है जो डिजिटल पेमेंट है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी आज जितना डिजिटल पेमेंट भारत में हो रहा है अन्य किसी देश के अंदर इतना माध्यम डिजिटल का माध्यम नहीं है। वहाँ आज भी जो व्यापार होता है या जो लेन देन होता है वह कैश के माध्यम से या किसी अन्य मुद्रा के माध्यम से होता है, मगर जो डिजिटल पेमेंट का माध्यम है वह भारत में सबसे अधिक है। तो हम कह सकते हैं तो भारत ऐसी स्थिति में क्या कर रहा है प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिर आगे इसके अंदर एक वित्त मंत्रालय के जिक्र किया गया है। इसमें क्या है भी वित्त मंत्रालय ने कहा है भी अभी हम
इस पर कोई भी भुगतान जैसी हमारी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट है वह क्या है, एक पब्लिक गुड्स है, यानी सार्वजनिक वस्तु है। उस पर हम किसी प्रकार का अभी भी हम क्या कर नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार का शुल्क हमें नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अभी कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं जो बयान आया है वित्त मंत्रालय की तरफ से वह कहीं ना कहीं क्या हमारा स्वागत योग्य बयान है। ठीक है, आगे इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो रुपए कार्ड है उसके संचालन के साथ भी बात की भी, हम जो रुपए कार्ड है उस पर भी किसी प्रकार का हम क्या नहीं करते हैं, जो बैंकिंग लेन देन से संबंधित भुगतान है वह भी हम किसी प्रकार का भुगतान नहीं करते हैं। ठीक है, और एनपीसीआई जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का संचालन भी करती है। साथ ही अन्य कोई भी जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती है, जो रुपए कार्ड है उसका भी संचालन हमारे यहाँ कौन करती है, एनपीसीआई करती है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, बाकी यही चीज़ें आगे इस आर्टिकल के अंदर कही गई है भी किस प्रकार से हमारा जो भारत है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। भारत लगभग 40% तक का भुगतान है, जो विश्व का 40% है वह केवल और केवल भारत के अंदर ऑनलाइन मुद्दे यानी जो ट्रांजेक्शन्स होता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर कही गई है। तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिटल पेमेंट के थ्रू। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे निर्यात का एग्जाम्पल है, लोगों की लागत से संबंधित एग्जाम्पल है, निवेश से संबंधित एग्जाम्पल है, ठीक है, या लोगों के जो व्यापार में जो लागत बढ़ने से संबंधित एग्जाम्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर दिए गए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इस आर्टिकल को एक बार न्यूज़पेपर से भी पढ़ लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई अच्छा पॉइंट लगे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपका जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा उसके अंदर काम आएगा। अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा किससे, दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। इसके अंदर क्या है, जो ये एक आर्टिकल था जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद है उससे संबंधित, वह आर्टिकल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर इसके अंदर एक हुआ था जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 है, इस पे एक छोटा सा आर्टिकल था जिसमें इस आर्टिकल का यानी इस जो अधिनियम का जिक्र हुआ था। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो उपासना है, जो स्थल है, वह हमारे धार्मिक स्वतंत्रता यानी एक प्रकार का क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, और जो ये कानून कहता है, जो ये अधिनियम है, इसका जिक्र इसके अंदर कहा गया भी। तो कुछ ऐसे स्थल हैं जो जिनको इस सूची में नहीं रखा गया। इसमें कहा गया जो 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई स्थल उपासना से संबंधित आता है तो उसमें जो भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय संविधान या कोई कानून लागू नहीं होगा, या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं देगा। क्या कहा गया इसमें भी, इसकी जो इस अधिनियम की जो धारा 4 है, उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के बारे में कहा गया है कि उसका स्वरूप वैसा ही मान बना रहेगा जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था, या उससे संबंधित कोई विवाद या अपील स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यानी उससे पहले अगर कोई विवाद था तो यानी वैसा कोई स्थल था तो उसका विवाद वैसा ही बना रहेगा, वह स्वतः ही यानी समाप्त हो जाए। यदि किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप इस तिथि के पश्चात था, यानी 15 अगस्त 1947 के पश्चात था, तो परिवर्तन हुआ है तो इसका निपटारा उसके अन्य उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। यानी ऐसी कोई स्थल है जिसका 15 अगस्त 1947 से पहले स्वरूप चेंज हुआ था, तो उसका वह जो स्वरूप है वैसा ही बना रहेगा, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मगर अगर कोई धार्मिक स्थल ऐसा है जिसको 15 अगस्त 1947 के बाद परिवर्तन किया गया है, तो उस पर जो इस धारा से संबंधित अन्य उपबंध है वह लागू होंगे। ठीक है, बस ये लगभग एक इस आर्टिकल के अंदर आगे इसमें कहा गया है जो यह अधिनियम है किसी ऐसे उपासना स्थल पर लागू नहीं होता जो प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल या अवशेष अधिनियम 1958 के तहत उस समय प्रवृत्ति व अन्य विधि के अंतर्गत आने वाली कोई पुरातात्विक स्थल है। यानी कोई पुरातात्विक स्थल है तो उस स्थल पर ये जो कानून है हमारा उपासना स्थल अधिनियम ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको यूपीएससी क्या कर सकती है, कन्फ्यूज कर सकती है। यह उन स्थलों पर भी लागू होता है जो पुरातात्विक स्थल हो सकते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर किसी भी प्राचीन स्मारक को उपासना स्थल घोषित करवाने के लिए मान्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वह संसद या न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। यानी अगर कोई स्थल जो उपासना का है उसको पहले आपको मान्यता प्राप्त करवानी पड़ेगी, किससे, संसद या न्यायालय से। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था छोटा सा। तो इसके अंदर जो ये हमारा जो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसके अंदर ये आपके जो मेंस आंसर प्रैक्टिस है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, इंटरव्यू के अंदर भी आपके काम आएगा, और प्री के अंदर इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चर्चा के अंदर है तो इसमें क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा किससे, दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिसमें कहा गया भी आर्थिक चुनौतियों से लड़ने का सही नीति।
जो हमारी आज हमने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के रूप में हमने शपथ ली है, तो उसमें हमें क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी या कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो अभी हमें उनको पार करना है। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल क्या कहता है, आर्थिक चुनौतियों से लड़ने का सही नीति। ठीक है, आर्टिकल कहता क्या है भी, सबसे पहले आर्टिकल अंदर कहा गया है भी जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, साथ ही साथ चीन और ताइवान के बीच में जो संघर्ष का स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत ने क्या है जो अपनी जो रणनीति की है या जो महंगाई से संबंधित जो रणनीति बनाई है वह कहीं न कहीं विवेकपूर्ण तरीके से बनाई है ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। ठीक है, इसके अंदर कुछ आगे एग्जाम्पल दिया गया, साथ साथ क्या भी भारत ने क्या भी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की भी जो घोषणा की थी, जिसके कहा भी हम जो ईस्ट की तरफ देखेंगे, इस प्रकार की हमने एक नीति बनाई थी। और हम क्या कर रहे हैं, जो रूस है उससे रियायती दरों पर हम तेल खरीद रहे हैं ताकि जो अपनी महंगाई दर है उसको और कम कर पाए। अगला क्या क्या, चालू वित्तीय वर्ष में 2022-23 की पहली तिमाही में जून के तेल के कुल आयात में रूस के जो हिस्सेदारी पिछले वर्ष में जहां 2.202% से बढ़कर कितनी हो गई है, 12.9% हो गई है। जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो इसमें 9.2% से घट करके कितनी हो गई है, 5.4% रह गई है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा भी इस समय भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा जो हम कच्चे तेल के आयातक है और साथ से साथ क्या गए उपभोक्ता भी है, यानी हम तेल का बहुत खपत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात भी कर रहे हैं। और यह हमारे लिए क्योंकि इस समय में इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है भी जो हमें तेल है वह सस्ते दामों पर मिले। जैसे हम क्या है भी रूस से तेल खरीदते हैं, साथ ही साथ हमें जो ईरान है वहाँ से भी सस्ते तेल के नए नए ऑफर्स हमें आ रहे हैं भी हम आपको सस्ते में तेल प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, उसी साथ में तो भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्होंने क्या है भी औरों की तरह भी सस्ती मुद्रास्फीति की नीति को अपनाने के बजाय हमने एक नियमित मुद्रास्फीति की नीति को अपनाया है ताकि हम अपनी महंगाई दर है उसको कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है भी जो अगस्त में जो खुदरा की महंगाई दर कितनी 10% रही थी और वहीं पर जो थोक मूल्य बाजार पर जो महंगाई दर थी वह 12.41% रही थी और जो कि जुलाई महीने में कितनी थी, 13.93% थी। तो हमने क्या है इसके माध्यम से हमारी जो महंगाई थी उसको क्या किया है, कंट्रोल में किया है। और जबकि इसके अंदर आगे कहा गया जो देश में पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है ताकि जो हमारी जो आयात निर्भरता है वह क्या होती जाए, कम होती जाए। इसमें बताया गया भी हम 2014 के अंदर कम इतना 1.4% जो इथेनॉल का मिश्रण करते थे, जो अभी हमने बढ़ा करके कितना कर दिया है, 10% कर दिया है। और 2025 तक हमने इसको बढ़ाने यानी 2025 तक हम इसको मिश्रण का 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था जो ये जो लक्ष्य है हम 2025 से ही पहले ही पूर्ण ये लक्ष्य हम कर लेंगे। ठीक है, आगे इसके अंदर का आर्टिकल के अंदर कहा गया है भी हम 8 वर्षों के अंदर जो इथेनॉल है उसके हमने यानी तो कहीं से क्या हम कह सकते हैं भी जो पहले हम 40 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करते थे, अभी हम 400 करोड़ लीटर के एथेनॉल का उत्पादन करते हैं और उसका हम क्या करते हैं, मिथेन यानी मिश्रण करते हैं हमारे जो क्रूड ऑयल पेट्रोल व डीजल है उसके अंदर। ठीक है, अगर इसके अंदर कहा गया है भी जिस प्रकार से साथ इसमें घरेलू मुद्रा की बात की भी वैश्विक चुनौतियों के बीच में आर्थिक रणनीति का एक अहम पड़ाव भारतीय रिजर्व बैंक के साथ डॉलर का संकट भी रहा है, यानी जो डॉलर है या विदेशी मुद्रा है उसका संकट भी रहा है। इससे हमने क्या किया अभी कुछ देशों के साथ ने हमने समझौते किए हैं ताकि हम उन देशों से दोनों देशों की मुद्रा में व्यापार कर पाएँ। यानी अगर हम रूस का एग्जाम्पल लें तो हम रूस के साथ रूस की मुद्रा में व्यापार कर पाएँ, रूस हमसे भारतीय मुद्रा में कोई वस्तु खरीद पाए। अगर हमें तेल खरीदना है तो हम वहाँ से रूस की मुद्रा लेंगे और उस रूस की मुद्रा से हम तेल खरीद लेंगे। और रूस को अगर बाहर से किसी चीज़ को खरीदना है तो वह रुपये में खरीद लेगा। इससे क्या होगा अभी हमें जो डॉलर पर हमारी जो निर्भरता है वह दिनों दिन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम एग्जाम्पल हमने ऑनलाइन डिजिटल का हमने जो पिछले आर्टिकल देखा था, ऑनलाइन डिजिटलिंग का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है भी कहीं ना कहीं हम जो डिजिटल पेमेंट करते हैं वह भी एक इसका क्या हो सकता है, माध्यम हो सकता है। ठीक है, बाकी इसमें आगे कहा गया है भी ठीक हमें जो हमारा जो मुद्रा भंडार है वह तो हम इस प्रकार से कम कर लेंगे, मगर जो खाद्य सुरक्षा की वस्तु की जो महंगाई दर है वह भी अभी तक क्या है, बनी हुई है, वह भी चुनौती हमारी बनी हुई है। यानी जो हमने मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई कंट्रोल की है, मगर जो खाद्य सुरक्षा से वस्तुओं की जो महंगाई है वह बनी हुई है, जिसमें हमारे जो हम कह सकते हैं जो मोटा अनाज है
उसमें जो खाद्य की कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वस्तु हैं उनकी महंगाई को हमें कंट्रोल करने अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर आगे क्या है, कहा गया है जो खाद्य जो उसकी यानी जो खाद्य सुरक्षा की जो महंगाई दर है वह कितनी थी, 4% तक थी, लाने का हमने लक्ष्य रखा था। आगे इसके अंदर कहा भी जो हम जो महंगाई की जो खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित करके हम 2 वर्षों के अंदर 6% लेके आएंगे, और फिर उसको हम आगे आने वाले 2 वर्षों में इसको घटा करके कितना कर देंगे, 4%, जो हमारा लक्ष्य रखा हुआ है कितना, यानी हमने लक्ष्य रखा है कितना, 4, सॉरी एक सेकेंड, ये सॉरी हाँ, ये क्या है, 4% पर रखा है, 4 के हमने +2 और माइनस रखा है, यानी 4 से 2 आगे और 2 कम, यानी हम 2 से कम नहीं होने देंगे और 6 से अधिक नहीं होने देंगे। तो ये हमारा एक लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा है भी जो हम जो जिस प्रकार की नीतियाँ अपना रहे हैं आने वाले 2 वर्षों के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको 4% पर लाकर स्थिर कर देंगे। ठीक है, साथ में इसमें कहा गया आगे भी हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ जो हाइब्रिड्स वाहन होते हैं, जैसे सीएनजी के वाहन है या हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन हैं, उन पर भी हमें अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हमने कल एक आर्टिकल देखा था जिसके अंदर था भी जो जो इलेक्ट्रिक कारों के अंदर जो लिथियम का इस्तेमाल होता है, उस लिथियम को भी हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। मगर हम जब जो ये सीएनजी जैसे जो हाइड्रोजन जैसे उत्पादनों पर जाएंगे तो हमें क्या होगा, जो आयात निर्भरता है वह हमारी कम होती जाएगी। तो इसमें कहा भी जो कच्चे तेल की जो हमारी निर्भरता, आयात की निर्भरता को धीरे धीरे हम कम करते हुए हमें उनके वैकल्पिक को भी तलाशना होगा। ठीक है, बाकी आगे इसके अंदर यही बात कही गई है, अभी जिस प्रकार का है भी हम यूरो और डॉलर के अंदर कोई कंपनी हमारे यहाँ निवेश करना चाहती है तो हमको हम छूट देते हैं। इसी प्रकार अगर कोई कंपनी भारतीय रुपए के अंदर यहाँ व्यापार करनी चाहती है तो उसको भी हम छूट दे सकते हैं, ताकि हमारा जो रुपये है वह और प्रोत्साहन हो। ठीक है, यही आर्टिकल है, यही सब इसके अंदर बातें जिक्र की गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल है नियंत्रण से बाहर विदेशी तकनीकी कंपनियां। ये एक हम इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते मगर एक अच्छा आर्टिकल है हमारे डाटा सुरक्षा से संबंधित। इसके अंदर कहा गया जो जो हम कह सकते हैं जो कंपनी है, जो बिग यानी बिग टेक कंपनियां होती है, जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां होती है, उस पर जो भारत का जो नियंत्रण है, भारतीय कानून का जो नियंत्रण है, वह दिनों दिन क्या है, कम है। यानी उतना नियंत्रण नहीं है जितना कि हम करना चाहते हैं, जैसा चीन का जितना नियंत्रण है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया भी ये जो कंपनियां हैं ये अपना एकाधिकार रखती है, भारतीय कानून का पालन नहीं करती है। ये जहाँ की मूल कंपनियां हैं उसी देश के कानून को अपनाना चाहती है, उसी देश के कानून को ये मानती है। बाकी इसके अंदर जो कुछ जो कंपनियों का एग्जाम्पल दिया गया है, तो जो भी है, जो हम देखते हैं, जो गूगल है, फेसबुक है, जो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, तो वह क्या करती है, हमारे यहाँ से डेटा को इकट्ठा करती है और विदेशों में उस डेटा को क्या करती है, बेचती है। साथ इसमें क्या है, जो भारत में जो डेटा संरक्षण बिल है वह भी कमी के निलंबित पड़ा है, उसमें भी कोई किसी प्रकार का विचार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा गया है तो इस प्रकार की जो ये कंपनियां हैं, ये बिचौलियों के माध्यम से हमें सर्विस देती है, जो हमें इंटरनेट प्रदाता कंपनी है। तो ये भी इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, जो बिचौलिया कंपनी, ये भी इन पर लगाम लगाने से संबंधित क्या है, सक्षम नहीं है। ठीक है, फिर इसके अंदर बताया भी जो हमारा डेटा है किस प्रकार हमें आघात पहुंचा सकता है। विदेशी कंपनी अगर हमारा जो डेटा विदेशी कंपनी के पास संग्रहित है तो हमारी जानकारी सारी की सारी विदेशी कंपनी के पास है। ठीक है, तो इससे हमें किस प्रकार के नुकसान, यानी इस नुकसानों के बारे में इस बताया गया भी हमें नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ डेटा बताया गया है। ठीक है, किस कंपनी पर किसी विरोध के में जुर्माना लगाया गया था दूसरे देशों के मुकाबले, मगर भारत की जब बात आती है तो भारत की ये बातें नहीं मानते हैं। फिर इसके अंदर कहा भी भारत को भी एक वॉलंटियर टाइप का जो इंटरनेट मीडिया तंत्र खड़ा करना होगा, ताकि इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन बनती है तो भारत उसको पहले ही रोक सके। साथ ही इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया था, तो हाल ही में जो हमारा जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसके अंदर जो हमारे एक जो सिख समुदाय से संबंधित जो एक खिलाड़ी थे, जिनका नाम था जो अर्शदीप सिंह थे, जिन्होंने एक कैच मिस की वजह से जो पाकिस्तान जैसे गतिविधियां थी, उन्होंने इनको नक्सलवादी से संबंधित करके एक अभियान चलाया था। ठीक है, मगर वह असफल हो गया था भारतीय नागरिकों की जागरूकता की वजह से। तो इस प्रकार के कृत्य भी बढ़ते जाते हैं, तो इनको टैकल करने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, यही एक आर्टिकल था, तो ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, मगर ये कहीं ना कहीं क्या था, कुछ एक दो एग्जाम्पल हमें दे देता है, जैसे ये एक हमें सोल्यूशन दे देता है इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।